आज का मुद्दा मैं सबसे पहले आपको बता देती हूं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले कल ही जो लिस्ट आई है ना बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की, वो पहली वाली लिस्ट, उसके बाद बीजेपी में तनाव वाले हाल है। कल रात 90 में से 67 उम्मीदवारों के नाम की बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की और उसके साथ ही बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अभी अभी इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री कविता जैन ने भी पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। टिकट कटने से नाराज कविता जैन की आंखों से बाकायदा आंसू बहते हुए कैमरे पर आज नजर आए। वहीं बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां हैं सावित्री जिंदल, उन्होंने हिसार से चुनाव लड़ने की धमकी दे दी है, जबकि इस सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। तो एक तरफ अपने नेताओं का टिकट काटा गया, वहीं दूसरी पार्टियों से आए कम से कम 9 नेताओं की लिस्ट तो मैं निकाल कर लेकर आई हूं, जिन्हें दल बदलू कहा जाता है। उनको पार्टी ने चुनाव लड़ने का बीजेपी के टिकट पर मौका दे दिया। और उधर दूसरी तरफ बात अगर कांग्रेस की जाए तो वहां अभी तक एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं आज भी पहली लिस्ट जारी होने की बस संभावना इसी बनी हुई है। बादली सीट से बजरंग पुनिया को टिकट मिलने की खबरों के बीच वहां के मौजूदा विधायक हैं कुलदीप वत्स, उन्होंने साफ कर दिया है वो चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर अभी तक कांग्रेस और आप के बीच फाइनल बात हो नहीं पाई। आज टिकट को लेकर इसी विकट समस्या पर हम चर्चा करेंगे। पहले जरा ये वार पलटवार देखिए। ये जो पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है, उसने पार्टी की जीत के बाद पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है और सोनीपत की जनता इसका हिसाब पार्टी से भी लेकर रहेगी और हमारे इस बीजेपी के प्रत्याशी से भी लेकर रहेगी। और जब तक डटी रहेगी, जब तक पार्टी अपना फैसला नहीं बदल लेती। तो रणजीत सिंह की हैसियत तो है तो भाई कोई भी पार्टी इज्जत देगी, पर ये निश्चित है कि चुनाव किसान परिवार है, उनका ये निर्णय है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो उनके निर्णय को ध्यान में रखते हुए मैं चुनाव लड़ूंगी। इसमें बगावत वाली कोई बात नहीं है। नाराजगी तो है अगर टिकट कटेगी सीटिंग विधायक की, जिसने इतने काम किए हैं, लगातार समर्पित एक कार्यकर्ता की तरह मैंने पार्टी में काम किया है, सरकार में काम किया है। मैंने फैसला ले लिया और मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। 70 उनकी टिकटें ऐसी हैं, हम 70 पार जाएंगे। जनता ने लगातार 10 वर्षों का काम देखा है और अब हमारे पास एक नौजवान, अच्छा, हंसमुख, स्वच्छ छवि का मुख्यमंत्री है। अब जनता पूरी तरह से ये चाहती है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिले। जैसे पहले हमारे लोग छोड़ करके गए थे, आज दूसरे राजनीतिक दलों में भी उसी तरह की भगदड़ आप देख रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस की टिकट आएगी वहाँ भी यही सिलसिला शुरू होगा। ये तो चुनाव के दौरान चलता रहता है। लिस्ट आने के बाद आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और तेज़ी से कांग्रेस के पक्ष में एक लहर बनी है हरियाणा के अंदर जिस तरह की लिस्ट आई है। हमारे 67 प्रत्याशी केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत विचार करके, समझ करके वो जारी किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो एक मन बनाया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी सीटें लेकर के सरकार बना रही है। तो इस हरियाणा की सियासी उठापटक को लेकर ही आज चर्चा करेंगे हम। हरियाणा के अंदर टिकट बटे बीजेपी के भीतर और इसके बाद बीजेपी के भीतर नेताओं के विकेट गिरे। मैं परिचय कराती हूं आपका खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से गरिमा दसौनी हमारे साथ जुड़ रही हैं। निवांश शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जेजेपी की तरफ से प्रवक्ता विवेक चौधरी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और 2 वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। रशीद कदवई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के शर्मा इस चर्चा में शिरकत करेंगे। आइए चर्चा जो है वो शुरू करते हैं हरियाणा चुनाव पर। हमारे साथ इस समय सभी खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। के शर्मा जी, ये बीजेपी की लिस्ट आई तो अपने साथ खुशी, उत्साह, ऊर्जा ना लाकर ये तो क्लेश ले आई सर, क्यों?
जिसे आप क्लेश समझ रही हैं, मैं ऐसा नहीं मानता रोमा। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। और इसका कारण यह है जो उत्साह आप देख रहे हैं लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच इतना उत्साह है, इसीलिए सबको टिकट की भी अपेक्षाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही अपेक्षाएं हैं। इतना जो भीड़, इतना जो उत्साह और नाराजगी भी निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं। देखिए, टिकट कौन मांगेगा? हमारे लाखों कार्यकर्ता हरियाणा के अंतर्गत है, अंदर में है, और वो सभी काम कर रहे हैं, और टिकट तो कार्यकर्ता ही मांगेगा ना। अब कार्यकर्ता नहीं हो तो वो थोड़ी नाराजगी भी दिखाता है। ये संगठन हमारा एक परिवार है, इसमें हमसे ही नाराजगी दिखाना है और हम ही को उनको फिर अपने साथ जोड़ लेना है। ये आपने बिल्कुल तो सही बात अपनी कही सर। बात उनको लग रहा है संगठन जो है कि वो तीसरी बार परिवार है, भाजपा की वहां लेकिन सरकार दरअसल बनने वाली परिवार है। वालों की शिकायत तो यही है कि अपनों पर तो आप लोग कहर बरपा रहे हैं और गैरों पर आप लोग करम फरमा रहे हैं। यही तो सर नाराजगी की वजह बन रही है। ये हम दिखा रहे हैं तस्वीरें सर, कविता जैन जी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और एक समय में तो हरियाणा में गिने चुने सर जब विधायक जीत कर आते थे ना, तो एक अनिल विज जी का नाम, एक कविता जैन जी का नाम, ये वो पुराने नाम है सर, जो मेरे ख्याल से हम लोग सुनते आए कि वो तो जीत गए बीजेपी के उम्मीदवार। जिस जमाने में हरियाणा में 2-3 जीता करते थे, वही कविता जैन सर आंखें अपनी आंसू पोंछती हुई नजर आ रही हैं। यहां दिक्कत यह है सर कि परिवारवाद, दल बदलू, सब पर मेहरबानी, और अपने जो पुराने वफादार कार्यकर्ता, वो कौन से आंसू कहेंगे इनको, खून के आंसू, वो रो रहे हैं। ठीक है रोमाना जी, आपका व्यक्तिगत विश्लेषण है और आप अपने विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का ना विश्लेषण है और ना, ठीक है, वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। पुराने बिल्कुल वरिष्ठ हैं, अनिल विज जी भी बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं, रामविलास जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कैप्टन अभिमन्यु बहुत वरिष्ठ नेता है। मैं स्वयं वहाँ का इंचार्ज हूँ, इस समय मीडिया में ही देख रहा हूँ वहाँ पर। मैं हरियाणा होकर आया हूँ और मैं जानता हूँ वहाँ के तमाम लोगों को, और सभी वहाँ पर मेरे वरिष्ठ ही लोग हैं। और ऐसा भी है, लेकिन हमारे यहाँ वो परंपरा भी नहीं है ना। हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं कि हम तो टिकट भी बदलते हैं, टिकट भी काटते हैं, हम तो पूरा मंत्रिमंडल भी बदलते हैं, और इसके बाद भी हमारे यहाँ भी दो नहीं होता। गुजरात इसका पुस्तक से आपका उदाहरण है कि हमने तो पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था। लेकिन ठीक है, वो अपनी बात कहना चाहिए, बिल्कुल कह रहे हैं, खुले रूप में भी कुछ कह रहे हैं, कुछ अंदर भी हमसे कह रहे हैं, लेकिन वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं और हमें पूरा विश्वास है। हमारे यहाँ एक मैकेनिज्म भी काम करता है, यही एक संगठन कैडर बेस्ड पार्टी की एक विशेषता होती है। हम उनको जाकर घर पे मना भी सकते हैं और मनाने की प्रक्रिया होती है और किया भी जाएगा और सब मानेंगे भी और आएंगे भी। लेकिन ये जो उत्साह दिख रहा है, ये बतला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पुनः सरकार बनाने जा रही है, वरना इतना क्यों जो है नाराजगी क्यों व्यक्त करते हो लोग? ठीक है, इसीलिए व्यक्त कर रहे हैं, उनको पता है कि जीतना है भारतीय जनता पार्टी को वहां पर, और जीत सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए इस तरह की चीजें मैं इसको ये मानता हूं, मेरे परिवार, हमारे परिवार के सदस्य बिल्कुल बना लेंगे और बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। बहुमत की पुनः वहां पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो गरिमा दस्तानी जी, आप लोगों के दावे तो हवाई साबित हो रहे हैं। यहाँ तो बीजेपी, और वो बीजेपी जिसे कांग्रेस खारिज कर रही थी कि साहब इनके तो कोई चांस ही नहीं है विधानसभा चुनाव में, लीजिए, वहां तो बीजेपी की टिकटों के लिए ऐसी मारामारी, और टिकटों की ज्यादा मारामारी कहाँ होती है? जहां इंसान को ये उम्मीद होती है कि यहीं पर हम जीतने वाले हैं। देखिए, एक कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, और वो हाल आज भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। बड़े इंतजार के बाद अब हमको ये मैच रोचक लगने लगा है, क्योंकि जो हालत हरियाणा में आज भाजपा की है वो आप धीरे धीरे देखिएगा, वेट एंड वॉच करिएगा, पूरे देश में होगी। आज जिस तरह से एक तो इन्होंने जिस बात पर दिल्ली की सत्ता प्राप्त की वो था परिवारवाद, आज उस परिवारवाद को कैसे पल्लवित पुष्पित भाजपा खुद कर रही है हरियाणा में, वो देखिए। और भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बड़ी बेशर्मी के संग बोल गए कि कार्यकर्ता ही तो टिकट मांगेगा। हम भी तो यही कह रहे हैं जनाब कि कार्यकर्ता का गला क्यों काट रहे हो? हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ता जो जमीनी नहीं वो कार्यकर्ता, भाषा सही रखिए। नहीं, मैंने क्या भाषा, मैंने कोई गाली नहीं दी आपको, तमीज सीखिए थोड़ा सा, भाषा सही गाली नहीं दी। आप बेशर्मी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। एक महिला बीच में नहीं बोलिए,
ठीक है, मैं बीच में आपके नहीं बोली, आप संयम रखिए। का प्रयोग कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, संयम के साथ, बेशर्मी कोई असंसदीय शब्द नहीं है। आपको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। ठीक है, संयम के साथ दोनों ही लोग अपनी बात रखेंगे। आप सुन लेंगी ना। ठीक है, आराम से, आराम से, आराम से, अपने शब्दों के साथ थोड़ा केयरफुल रहिए गरिमा जी। ठीक है, ठीक है, शर्मा जी, ठीक है, उनको बोलने दीजिए, उनकी बारी है, शब्दों का थोड़ा ख्याल रखिए प्लीज। गरिमा जी आइए। देखिए, खुद इन्होंने यहाँ कहा कि कार्यकर्ता ही ना टिकट मांगता है पार्टी से। हाँ। यही तो हम भी कह रहे हैं। हाँ। कि कार्यकर्ता का गला काट के जो दरी बिछाने वाला, माइक लगाने वाला, कुर्सी लगाने वाला कार्यकर्ता था, भीड़ जुटाने वाला कार्यकर्ता था, उसको कैसे दूध में से मक्खी की तरह आपने बाहर निकाल के फेंक दिया। और एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास, कुछ के नाम तो आपने गिना दिए। तो इन्होंने टिकट दिया है, किसी का बेटा तो किसी की बेटी तो किसी की पत्नी, सबको टिकट इन्होंने दे दिया कार्यकर्ता का गला काटकर। और आप देखिए बरस रहे इस्तीफे, किस तरह से किसान प्रदेश मोर्चा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, महामंडलेश्वर ने इस्तीफा दे दिया, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, ऊर्जा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो अब जो इस्तीफा देने की कतार शुरू हो गई है, तो मुझे ये कहना है, हो गई है। और आपने ऊर्जा मंत्री का नाम ले लिया, पूर्व ऊर्जा मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, नया नाम उनका भी बीजेपी के बागियों में जुड़ गया, रणजीत चौटाला साहब इस समय हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। उसके बाद मैं आ जाऊंगी शर्मा जी, आप जरा रणजीत चौटाला जी को भी सुन लीजिए पहले। रणजीत जी बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि अगर टिकट नहीं मिला तो इसलिए बीजेपी का साथ छोड़ दिया, लोकसभा में तो आपको टिकट दे दिया था सर। जी ऐसा है कि मैं पॉलिटिकली इस हाउस का सबसे पुराना मेंबर हूँ। मैं 87 से विधानसभा का मेंबर हूँ, जो अब तक कोई भी नहीं है। सदा से पॉलिटिकल परिवार हूँ, जो देवीलाल का बेटा हूँ। आज भी हम 4 आदमी इस हरियाणा विधानसभा में इंडिपेंडेंट जीत के हैं, किसी पार्टी के रहम करम से नहीं जीत के आए। मेरा बीजेपी से रिश्ता केवल 3 महीने पहले बना। लोकसभा के चुनाव पे इनका एक सर्वे था जिसमें यह आया कि रणजीत सिंह सबसे फॉर्मिडेबल कैंडिडेट है, मुझे टिकट दे दिया। मैं चुनाव लड़ा, मेरा इतना ही रिश्ता था। मैंने तब भी उन्हें यह कहा था कि मैं विधानसभा लड़ना चाह रहा हूँ। मनोहर लाल जी ने मेरे से बात करी, मेरा इच्छा मैं कहने का विधानसभा लड़ने की, पर पार्टी हुक्म करे कि मैं लड़ लूंगा। मुझे पार्टी ज्वाइन करी, टिकट मैंने तो अपना इस्तीफा दे के विधानसभा से इनके लिए चुनाव लड़ा। और जब मैं पार्टी में आ गया 3 महीने बाद ही, मैं पहले तो क्वालिफाई कर रहा था लोकसभा के लिए, आज मैं विधानसभा के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो गया। तो मैंने कहा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं लोगों का आदमी हूँ, लोगों ने मुझे चुना, मेरे वर्कर मुझे घर पे आ गए कि नहीं आप छोड़ो, आप इंडिपेंडेंट चुनाव लो। मैं चुनाव लड़ता हूँ। डबवाली से आपको ऑफर कर रही थी सर बीजेपी की, रानियां छोड़ दीजिए, डबवाली से लड़ लीजिए, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं नहीं जा रहा। मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे छोड़ूं? जिन लोगों से मैं 50 साल से 87 से मेंबर बन रहा हूँ, उन लोगों को मैं कैसे छोड़ूं? एक परिवार की तरह रिश्ते होते। कोई राजनीति ऐसा थोड़ा ही है। लोगों ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस की। जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी लोग मेरे साथ खड़े रहे। वो लोग परिवार हो जाते, हम नहीं छोड़ सकते। जब इमोशन और सेंटिमेंट्स में आते हैं तो उसकी कोई गहराई नहीं होती। शिकायत क्या है फिर बीजेपी से? धोखा दिया बीजेपी ने? मैं ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करता कि किसी ने धोखा दिया। जब एक अच्छे समझ रहे हो, मैं उन्हें अब गाली निकालने शुरू करूं, ये मेरी आदत नहीं है। उन्होंने मेरे पे नहीं विश्वास करा, मैं मेरा वापस अपनी जगह आ गया। आप पे विश्वास क्यों नहीं किया सर उन्होंने? क्योंकि आप लोकसभा चुनाव में उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाए। नहीं, मैं चुनाव में लड़ा था, मुझे 5,10,000 वोट मिले थे, बहुत वोट मिले। केवल 30,000 वोटों से हारा था लोकसभा में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जिन लोगों ने मेरा विरोध करा, मैंने लिख के दिया था, उन सबको टिकट दे दिया कि उनमें कुलदीप बिश्नोई को टिकट दिया, कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दिया। इन लोगों ने मेरा जज के विरोध करा और रणबीर गंगवा ने मेरा विरोध करा, उसको टिकट दे दिया। जो विरोध मैंने लिख के दिया ये सबको, इनको सबको पता है। इन्होंने सबको धमकाई है, फिर भी लाइन पे गए। जो बीजेपी का विरोध कर रहे थे उन्हें तो सम्मानित करी है पार्टी। जो जी जान से मैं सबसे बड़ी रैली करता था हरियाणा में, आज तक भी रिकॉर्ड है, मैंने सबको इन्हें दिखाया। 70,000 की भीड़ कोई नहीं कर सकता, अकेला रणजीत सिंह कर सकता है। और उसके बाद मेरा टिकट काटे तो फिर मेरे में भी तो आत्मसम्मान होगा ना। ठीक है, तो सर ये जो आपने कहा है कि साहब जो अंदर खाने काट कर रहे थे और आप खुले तौर पर उनके बारे में पार्टी को बता भी रहे थे कि ये सब लोग मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु से लेकर आपने सबके यहाँ पर नाम गिना दिए और आप कह रहे हैं कि उनको टिकट से नवाजा भी जा रहा है। तो अब सवाल ये सर, फिर इन हालात में इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आप क्या स्थिति देख रहे हैं सर? क्या होने जा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में? आपका आकलन क्या है? आप तो सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं हरियाणा के। देखिए,
मैं हूँ दूसरे सावित्री जिंदल हैं, ठीक है जी, जो नवीन जिंदल के मदर हैं। जिंदल परिवार बहुत बड़ा परिवार है। वो बीजेपी साथ उन्होंने मेरे साथ ही ज्वाइन करी थी। उन्होंने भी आज बीजेपी छोड़ दी, वो इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। उन्हें हिसाब से टिकट, वो विनिंग कैंडिडेट थे। अब जब ऐसे टिकट दिए जाए तो कोई भी नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि हरियाणा में शायद इंडिपेंडेंट ही 20-30 सीट कह जाए। हंग असेंबली है, किसी की भी क्लियर मेजोरिटी नहीं आएगी। सर अपमान महसूस हुआ आपको? देखिए मैडम, आपसे एक कहूँ, हरियाणा बहुत पॉलिटिकली अवेयर है। ठीक है, यहाँ के लोगों में इतनी राजनीतिक चेतना। हरियाणा जब भी कोई फैसला करता है वो सबको हिला देता है। हरियाणा ऐसी स्टेट नहीं है कि वहाँ एक एक चूल्हे पे भी राजनीति डिस्कस होती है। और हरियाणा के लोग कभी भी फैसला बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं। 2 बार ऐसा हुआ, 77 में, 87 में, जब कांग्रेस सब कुछ सत्ता में होती थी तो देवीलाल ने स्वीप करा था। 90 में से 85 सीट कहीं भी नहीं। इतना बड़ा मैंडेट आज तक, स्टेट छोटी जरूर है पर इतना परसेंटेज ऑफ वोट कभी नहीं बढ़ा। लोग बड़ा सोच के निर्णय करते हैं। और आप देखना, अब के बहुत अचंभे वाले बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट आएंगे चुनाव परिणाम में। आप देखना, बीजेपी तो बड़ा दावा कर रही है जीत का। वो तो जीत की हैट्रिक की उम्मीद कर रही है इस बार हरियाणा में। सर देखिए, मैं आपको एक बताऊं कि हरियाणा में जब भी अगर इस बार बीजेपी चली गई ना तो दोबारा हरियाणा में बीजेपी नहीं आएगी। आप मेरी लाइन लिख लेना, मैं आपको कह रहा हूँ। सर दोबारा ये तो किन हालातों में बन के आ गई। 4 असेंबली सीट थी, 87 आ गई, ये 4 से 47 पे आ गई, तो मोदी साहब के नाम से वो आ गई थी। अब लोगों ने, जी मैं कह रहा हूं कि 4 पे थी 2014 में, और 4 से एकदम संता। कभी भी बीजेपी की जो देवीलाल के साथ अलायंस में आते थे 16-17 सीटें आती थी। कभी भी बीजेपी कितनी सीटें नहीं आई। बीजेपी में एक विद साहब बन के आए थे, 6 या 7 बार वो बने थे, बाकी सब नए लोग थे। ये तो सारे चेहरे 2014 के बाद के हैं। और अब आप देख लेना, मैं आपसे बता रहा हूँ, जो इसमें टिकट बांटने वाले कमेटी के मेंबर, मैं उनके नाम गिना रहा हूँ, जो वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कैप्टन अभिमन्यु एक है, दूसरा ओम प्रकाश धनखड़ है, तीसरे जो बड़े मेंबर है वो कुलदीप बिश्नोई है। आप देखना तीनों चुनाव में, आज आपसे कह रहा हूँ, 40-40 हजार से ज्यादा वोटों से हारेंगे। बहुत शुक्रिया रणजीत चौटाला जी एबीपी न्यूज के साथ इस बातचीत के लिए। अब मुझे लगता है आना चाहिए के शर्मा जी को भी। शर्मा जी, टिकट बांटने में गलती हो गई क्या? मुझे तो बड़ा अच्छा है। रणजीत चौटाला साहब काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूं। वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, अच्छा है, व्यक्त करना ही चाहिए, कहना ही चाहिए। लेकिन अच्छा होता पार्टी के अंदर कहते, बाहर भी कह रहे हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान से। जो पार्टी अपनी टिकट अभी तक घोषणा नहीं कर पा रही है, आपस में ही लड़ रहे हैं, दिल्ली में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही, कभी वेणुगोपाल जी के घर, कभी सोनिया जी के घर, कभी राहुल जी के घर, कभी किसी के घर। अरे टिकट फैसला तो कर लो। हमारे यहाँ की चीजें बाद में देखो, अपने यहाँ टिकट का फैसला नहीं कर पा रहे, हमारे जो है उस पर देखते हैं। ठीक है। और जहां तक मैडम आप पार्टी छोड़ने का बात कर रहे, 1 मिनट मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। जहां तक पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं ना, यदि मैं आपको आंकड़े गिना दूं तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। 2014 से पहले जो सरकार थी ना, उसके 28 मंत्री, कैबिनेट मंत्री पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन किए। 6 पूर्व आपके मुख्यमंत्री भाजपा में ज्वाइन किए हैं, और कम से कम 450 नेता कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, वो भाजपा ज्वाइन किए, आपकी पार्टी छोड़ के चले गए। अपना घर तो बचा नहीं सर। इसी वजह से तो कांग्रेस चुटकी लेती है ना कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, बीजेपी युक्त कांग्रेस कर दी है। 1 सेकंड, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट बात की ना कि साहब वो लिस्ट, हमारी लिस्ट को लेकर तो चुटकी दे रहे हैं ये लोग। गरिमा जी, लेकिन ये मुद्दा तो है ना, बीजेपी तो लिस्ट ले आई है। हुड्डा जी ही का आप परिवार ले लीजिए ना। हाँ, हुड्डा जी का ही तो सोच लीजिए। आज वहाँ क्या हालत है, वहाँ तो नारा यही है कि बापू बेटे को सेट करने चला है। ठीक है, ठीक है, वहाँ का तो नारा है घर घर का। ठीक है, गरिमा जी प्लीज आइए। साहब अपने बेटे अभी को तक कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर पा रही है? और उससे भी बड़ी बात ये भी क्लियर नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। पहले तो अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, फिर अचानक से राहुल गांधी की तरफ से कह दिया गया कि देख लीजिए, संभावना तलाश लीजिए, और तब से कुछ अजीब कंफ्यूजन आए। क्लैरिटी कब होगी गरिमा जी?
देखिए, आंख भर के पहले इनके तमाशे को देख तो लेने दीजिए, थोड़ा दिल को ठंडक तो पहुंच जाने दीजिए। जिस तरह से अहंकार इनके सर चढ़कर बोलता था, एक नेता को आपने सुनवा दिया, वो क्या कह रहे हैं भाजपा के लिए। सतपाल मलिक जो भाजपा के ही नेता हुआ करते थे और जम्मू कश्मीर में गवर्नर भाजपा की सरकार में नियुक्त होकर गए थे, वो कह रहे हैं हरियाणा में भाजपा धारमधार हारेगी, धारमधार। और तीसरा जो इनका एक्स एमएलए शमशेर गिल है, वो कह रहे हैं ये भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं रही। तो तीन दिग्गज नेता इनके मान चुके हैं कि हरियाणा में जो आतंक इन्होंने भ्रष्टाचार का मचा रखा था, और वो कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आप देखिए, उड़ीसा में मिलकर पहले सरकार बनाते हैं, उसके बाद उड़ीसा में पैरों से जमीन खिसका लेते हैं। यहाँ हरियाणा में क्या किया, इनका पतन की शुरुआत कैसे हुई, 2014 में 48 लाए 90 में से, 2019 में केवल 41 लाते हैं, यानी कि मेजॉरिटी नहीं छू पाते तो जेजेपी के सरकार बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे जेजेपी के ही लोग अपने में मिला लेते हैं और उन तीनों को टिकट दे देते हैं, तीनों विधायकों को। गरिमा जी, अभी तो सवाल ये है कि कांग्रेस जो है वो खुद कदम क्यों नहीं आगे बढ़ा पा रही, ये बड़ा सवाल है ना। निवांश शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का जरा रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, 1 मिनट, बाकी मेहमानों के पास भी जरा चलते हैं, उनका भी एक रिएक्शन लेते हैं। निवान जी, क्या चल रहा है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेंगे या बात नहीं बन पा रही है? मामला कहां अटका हुआ है? कभी 7-3 का फॉर्मूला सामने निकल कर आता है, कभी 8-2 की बात होती है, चल क्या रहा है? या 5 से कम मंजूर नहीं है आम आदमी पार्टी को? आपकी आवाज नहीं आ रही है निवान जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और जहां तक चर्चाओं की बात है, राजनीतिक चर्चा तो चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए और चल रही है, और जब उसके अंदर कुछ कॉन्क्रीट आएगा तो वो पब्लिक डोमेन में आएगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, अपनाएंगे भी, और उसको ग्राउंड पे डिसिप्लिन वॉरियर्स की तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक यही है कि आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत लगा रही है। हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, हम डोर टू डोर कर रहे हैं। हम 15 दिन में 45 से ज्यादा रैलियां कर दी, हमने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 1 लाख से ज्यादा हमारे ऑर्गेनाइज्ड अनाउंस्ड ऑफिस बेयरर्स हैं इन हरियाणा, और उसके बाद हम अगले 15 दिन में 40 से ज्यादा रोड शो प्लस रैली करने वाले। तो हम आम आदमी पार्टी पूरे देश के कार्यकर्ताओं की ताकत जो है वो हरियाणा में झोंकने जा रही है। हम पूरा तैयार हैं। निवान जी, ठीक है, लेकिन ऐसी तैयारियां आपकी 2019 में भी थी, और वोट परसेंटेज कितना रहा था, कैसे जमानतें जब्त हुई थी आपकी, कैसे सारी सीट जिस पे तैयारी की आप दावा भर रहे हैं उसके लिए आप उम्मीदवार भी नहीं ढूंढ पाए थे, है ना, ये सब भी हमने देखा था। अच्छा, इस बार भी 2024 लोकसभा चुनाव में भी वो इंडिया गठबंधन से खाते से हरियाणा से 1 सीट मिली, वहां पर भी जीत तो हासिल नहीं कर पाए, ये भी देश ने देखा है ना। कहीं ना कहीं वो कमजोरी जिसकी वजह से अब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की एक मजबूरी के तौर पर तस्वीर आम आदमी पार्टी की हरियाणा में उभर रही है। सर, इसको लेकर आपको जवाब देना होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ खास मेहमान, हरियाणा बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता अगर मैं कहूं, सबसे वरिष्ठ नेता अगर मैं कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होंगी, अनिल विज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और मैं अभी कुछ देर पहले भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि हरियाणा में वो दौर जब मुश्किल से 2-4 विधायक बीजेपी के जीता करते थे, हम तो शुरू से एक ही नाम सुनते आए, अनिल विज। उसमें कविता जैन जी का नाम भी आ जाता था। लेकिन अब हालत ये हो गई सर कि जो पुराने नेता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, कविता जैन जी की तस्वीरें हमने देखी, वो रो रही हैं। ये कैसी लिस्ट आई सर, जो इतना आंसुओं का सैलाब और कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा दर्द लेकर आई और पार्टी में भगदड़ मच गई? अनिल विज जी, अनिल जी को मेरी आवाज मिल रही है क्या? अनिल जी, हेलो जी अनिल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हेलो जी अनिल जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है सर तो मुझे बताइए कैसी लिस्ट आई है? आ रही है मेरे को, जो कार्यकर्ताओं, मुझे आ रही है आवाज। ठीक है सर, ये कार्यकर्ताओं का, ये आंसुओं का सैलाब में डूबे हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, बीजेपी में भगदड़ सी मच गई है इस लिस्ट आने के बाद। ये कैसी लिस्ट आई है सर? देखिए, ये हर चुनाव में ऐसा होता है, एक सीट पर बहुत सारे लोगों ने टिकट मांग रहे थे और आला कमान ने सारे चीजें देखकर कई पैरामीटर्स बनाए हुए थे
देकर कल उन्होंने 67 सीटों का ऐलान किया है, बाकी भी 1 या 2 दिन में हो जाएंगी। हमें पता है कुछ लोग नाराज हो रहे हैं और हम उनको मना लेंगे। ठीक है, मुझे अब ये बताइए सर कि परिवारवाद को लेकर तो बीजेपी इतनी आक्रामक रहती है, विरोधियों को घेरती है, और ऐसे में हरियाणा की ये जो लिस्ट आई है इसमें तो अच्छा खासा बोलबाला परिवारवाद का नजर आ रहा है सर। कितनों के बेटे बेटियों को टिकट दे दिए? नहीं, आप देखिए, अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में पूरी भूमिका अदा कर रहा है, दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर वो काम, नहीं दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही है बहुत। जी 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 करना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट है कि उसके परिवार का कोई आदमी और भी राजनीति में। परिवारवाद का जो परिभाषा आई थी वो ये आई थी कि एकदम जो पैराशूट से उतारते थे उन लोगों के ऊपर आई थी, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी संगठन में पूरी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो उनका अपना भी हक बनता है। अब सर सुनील सांगवान कौन सा संगठन में भूमिका अदा कर रहे हैं? अभी तो रिटायर हुए हैं, आते साथ ही बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली और फौरन ही उनको टिकट दे दिया गया। खैर, मैं इस पर आपसे बहस नहीं करूंगी। परिवारवाद को लेकर आपने जवाब दिया। अब अगला सवाल मेरा दल बदलुओं को लेकर है सर। ये दल बदलुओं पर इतनी मेहरबानी क्यों सर? अपने दम पर जीत नहीं सकती है बीजेपी? अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है क्या? ये जेजेपी वाले ही सर जितने विधायक लिए थे सबको टिकट दे दिया। देखिए, जेजेपी गाड़ी जो पार्टी के लोग हैं वो हमारे साथ गठबंधन में सरकार चला रही थी, ठीक है, उनकी गाड़ी का इंजन फेल हो गया, वो हमारी गाड़ी में आ गए, इसमें क्या गलत है? इसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो इससे सर होगा क्या? कार्यकर्ताओं का मनोबल उस पर असर नहीं पड़ेगा? और अभी कुछ देर पहले मेरे साथ रंजीत चौटाला जी तो यहाँ पर खुला आरोप लगाकर गए हैं कि साहब ये जो हरियाणा में बैठकर टिकट बांटने का काम कर रहे हैं ये बीजेपी को डुबोने का काम कर रहे हैं, अपनी सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। अनिल विज जी, मेरी आवाज मिल रही है? बहुत बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं, दोबारा से कनेक्शन होगा तो बात करने की कोशिश करेंगे, ऐसे बात नहीं हो सकती है। बाकी मेहमानों को ले आइए। हम एक बार फिर से जरा रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, मुझे लगता है दोनों पत्रकारों से अब एक एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। रामकृपाल सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। ये जिस तरीके से बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की सर, और लिस्ट आई, इसी के साथ इस्तीफों की झड़ी लगाई बीजेपी के भीतर, आपका आकलन क्या है सर? ये बगावत भारी पड़ेगी बीजेपी को? देखिए रोमाना जी, जून 4 के बाद जो फैसला इस देश में आया था उसके बाद से बहुत मुश्किल हो गया है ये कहना कि क्या होगा। मैं आकलन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बहुत मुश्किल काम भी है। एक बात तो ये है कि देखिए, चाहे इस बात को कोई माने न माने, निश्चित तौर पर पहली बार 2024 में ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि एक तरह से नैरेटिव गढ़ने में अपोजिशन थोड़ा सा आगे निकल चुका है। और चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जाति का मुद्दा हो, दरअसल बीजेपी में इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि हर पार्टी में इस तरह होता है, तो वो चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। मतलब अगर इधर कांग्रेस में भगदड़ है, बीजेपी में भगदड़ है, न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन चूंकि अभी लिस्ट बीजेपी की आई है और जिस तरह से आपने दिखाया है, जो चौटाला ने जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पर यह बीजेपी के लिए मतलब थोड़ा सा चिंता का विषय होना चाहिए। कारण यह है कि इस बार जो भी चुनाव में राज्यों में जा रहे हैं, निश्चित रूप से प्रवक्ता होने के नाते हमारे मित्र शर्मा जी भी कहेंगे कि नहीं हम जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मामला 2024 के इलेक्शन बहुत हद तक बहुत मुश्किल है कहना क्या हो पाएगा, लड़ाई टफ है। ऐसे में अगर आप, हमारा जो बीजेपी का एक कोर स्ट्रेंथ रही है चाल चरित्र और चेहरा, ठीक है, उस पर कहीं ना कहीं से कुछ लगता है। अमित शाह जी कह चुके हैं कि विनेबिलिटी इज द ओनली क्राइटेरिया, बट फिर भी कोशिश यह होनी चाहिए कि जब वरिष्ठ नेता हैं इनको पहले से कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अगर किसी का टिकट काटना भी है तो कम से कम इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जैसे वो महिला रो रही है, कविता जैन रो रही है, चौटाला जी इस तरह आके कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह शुरुआत कोई अच्छी नहीं है। हाँ, हम इंतजार करेंगे कांग्रेस की तरफ से क्या होता है, क्या चीज़ होती है,
लेकिन कहीं ना फिलहाल कहीं आप कह रहे हैं कि ये भगदड़ जो है बीजेपी पर वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा बिल्कुल नहीं है, बीजेपी मैं किसान मोर्चा के, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के सब जो हैं वो नाराज और पार्टी छोड़ रहे हैं। अब जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। रशीद किदवई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका आंकलन क्या है? ये बगावत नासूर बनेगी क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए? जी, जैसा रामकृपाल जी कह रहे थे, दोनों खेमों में बड़ा अलग किस्म का माहौल नजर आ रहा है। एक तरफ भगदड़ मची है, दूसरी तरफ देखिए कि एक एक सीट के ऊपर जहां कांग्रेस के पास 28 प्रत्याशी है, वहां पे भी जो है वो राज्य की जो यूनिट है वो इस बात के लिए तैयार है कि आम आदमी पार्टी को 4-5 सीट दी जा सकती है। तो एक तरीके का गंभीरता का माहौल है, विश्वास बढ़ा हुआ है, और दूसरी तरफ अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल है। तो ये दर्शाता है कि किस तरफ रिजल्ट किस तरफ आने वाला है। और यही बात जो है, ये भाजपा के प्रवक्ता हो सकता है इस बात से माने ना, यही बात जो है वो वहां बड़ा चिंता की लोग जो है जल्दी दल बदल क्यों करना चाह रहे हैं? दल बदल इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि अपनी जीत को लेके, अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के लोग आश्वस्त नहीं है। कांग्रेस खेमे में इसका आप देखिए तो सुकून का माहौल है। ठीक है सर, मैं विवेक चौधरी जी का रुख करती हूँ, जेजेपी के प्रवक्ता हैं और जरा हम उनसे ये समझना चाहते हैं। विवेक जी, आप मुझे ये बता दीजिए, बहुत देर से हम कोशिश कर रहे थे आपसे संपर्क हो, लेकिन कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी कि जेजेपी तो बची ही नहीं सर, खाली हो गई। आप पर तो जो आपके सिंबल पर जीतकर विधायक आए थे उन्होंने ही भरोसा नहीं किया, तो फिर चुनाव में इस बार जनता क्यों भरोसा करेगी सर? रोमाना जी, ऐसा कुछ नहीं है, जेजेपी बची नहीं है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की आप लिस्ट उठा के देखेंगे, उसमें तमाम नाम जेजेपी के ही आपको मिलेंगे जो जेजेपी से ट्रेनिंग लेके गए हैं। हम तो एक चीज जानते हैं, हम नेता बनाने की एक नर्सरी है। आज नेताओं को ट्रेनिंग सेंटर हम कह दें तो ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है, और तमाम जो हमने वादे किए थे, सबसे युवा पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई है तो वो जननायक जनता पार्टी है। और तमाम जो हमने वादे जनता के साथ किए थे, उन वादों को 4.5 साल में आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने पूरा किया। आज 2 युवा एक साथ मिलके चले हैं रोमाना जी, दुष्यंत चौटाला जी और चंद्रशेखर जी, दोनों ही आज युवाओं की बात करने का काम कर रहे हैं। आज इस तरह दोनों राष्ट्रीय दलों की अगर मैं बात करूं, किस तरह की हबड़ा दबड़ी मची हुई है दोनों ही राष्ट्रीय दलों में, वो सबके सामने है। और हरियाणा प्रदेश तो आप लोगों में भी बहुत देखने के लिए मिली थी 2019 में सत्ता की मलाई खाने के लिए। इसीलिए जनता ने जब 10 सीटें दी थी सर, तो किंग मेकर बनकर आपने भी जमकर सत्ता की मलाई खाई। और अब जब दोबारा जनता के सामने जाने की घड़ी आई, परीक्षा की घड़ी आई, तो बड़े आराम से आपने पल्ला झाड़ लिया। वही तो सवाल है ना सर, जनता आप पर भरोसा क्यों करेगी? रोमाना जी, जनता ने जो मैंडेट दिया था, उस मैंडेट को सिर माथे लगाने का काम जननायक जनता पार्टी ने किया, और मलाई खाने के लिए नहीं। जो वादे किए हुए थे जनता के साथ, वो तमाम वादे पूरे करने के लिए हम सरकार में गए थे। और लास्ट मोमेंट पे जिस टाइम अलायंस अलग हुआ हमारा, तो उस टाइम पे भी हमने एक ही बात कही थी कि 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन जो हमने वादा किया हुआ, और जो बीजेपी ने हमारे साथ वादा किया था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, उसे कर दीजिए। हमें लोकसभा में एक भी सीट नहीं चाहिए। पर कहीं ना कहीं बीजेपी को यह डर सता रहा था कि दुष्यंत चौटाला जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से उन्हें डर लग रहा था। आज मैं तमाम बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछ लूंगा, ये बता दें कितने युवाओं को टिकट देने का काम इन्होंने किया। आज किस तरह सिर्फ और सिर्फ युवाओं को सिर्फ नारे मारने के लिए इन्होंने रखा हुआ है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने, हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। आज महिलाएं किस तरह, आपने कविता जैन जी को रोते हुए दिखाया, किस तरह अनिल विज जी बात कर रहे थे। अभी अनिल विज जी कह रहे थे इंजन नहीं रहा। अनिल विज जी खुद थोड़े दिन पहले कहते दिखे कि मेरे को बीजेपी ने मेरी औकात दिखा दी। आज अनिल विज जी टिकट मिलने के बाद कैसी बातें कर रहे हैं, और चुनाव का जब नतीजा आएगा उसके बाद भी आप देखिएगा रोमाना जी कि सिर्फ और सिर्फ अनिल विज को हराने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो ग्राउंड की टीम है, कोर टीम है, वो अनिल विज को हराने के लिए चुनाव में उतारा गया है। ये शर्मा जी, ये बड़ा गजब का यहाँ पर आज रिएक्शंस मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। चाहे तो ये विवेक चौधरी हो या इससे पहले रंजीत चौटाला, वो भी आरोप लगाकर गए। मुझे लगता है इस पर आपको जवाब देना चाहिए। यहाँ पर हरियाणा में क्या बीजेपी के भीतर अंदर खाने इतनी फूट है कि आपस में ही नेता एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं? हम तो मतलब ये सवाल कांग्रेस से पूछते थे कि साहब कितनी कांग्रेस चल रही है हरियाणा में, हुड्डा कांग्रेस, सैलजा कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस। यहाँ तो ऐसा लग रहा है सर बीजेपी में अंदर खाने, नेताओं की काट के लिए आप लोगों ने फौज खड़ी कर रखी है। कुछ देर पहले चौटाला साहब कह रहे थे, अब विवेक चौधरी जी भी ये कह रहे हैं। सर क्या चल रहा है सर बीजेपी में हरियाणा में?
रोमाना जी बस 5 लोग मेरे विपक्ष में बोल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम जरूर दे दीजिएगा मुझे, क्योंकि सबका मुझे एक एक लाइन में ही जवाब देना है। आपने कहा कि वे कह रहे हैं इनके घर की लड़ाई, इनकी घर की, अरे अपना घर संभालो भाई, अपनी पार्टी संभल नहीं रही है, पार्टी छोड़ के लोग टूट चुके, बचा ही नहीं पार्टी, और दूसरे के घर में कोई विपक्षी क्या कहेगा, यही तो आरोप लगाएगा, और क्या आरोप लगाएगा, कहने के लिए है क्या उनके सवाल का उसका घर संभल नहीं अच्छा, रहा है, विवेक तो जी एक सेकंड, विधायक उन्हें से बात छोड़ रखने छोड़ दीजिए, चले मैं दोबारा आपके आप पास सुनिए, हाँ सुन लीजिए, सुनिए। दूसरा मेरे आशीर्वाद गरिमा जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए, बीच में मत टोकिए गरिमा जी। के शर्मा जी का समय है, उनको बोलने दीजिए, वो दे रहे हैं, सुन लीजिए पहले फिर दोबारा। शर्मा जी आइए। ऐसा है, बस रोमाना जी मैं इतना ही कहूँगा कि वाणी जो शब्द होते हैं ना संस्कार को बताते हैं। मुझे आश्चर्य आज कांग्रेस की प्रवक्ता किस संस्कार में पली, उनकी भाषा किस तरह की है और शब्दावली, ये पूरा जनता जो है आपके करोड़ों जनता बताइए, अपने नेताओं को बताइएगा, हमको भाषा सीख लेनी चाहिए। चलिए रहने दो भैया, चल चल चल, पहली बार आई हो लग रहा है मुझे। गरीब आपने रोमाना जी भी अपनी बात जी जी अपनी बात 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष से हाँ 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष से कांग्रेस को वहां पर सत्ता से बाहर खड़ी, लेकिन यहाँ पर सुकून जो है, आंख में सुकून ले रहे हैं। अरे घर में आग लगी पड़ी है और मसाल देख के सुकून ले रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों को ये मुबारक हो, हमें क्या आपत्ति है। अभी मैं रशीद साहब को सुन रहा था, उनके यहाँ बड़ा शांति और गंभीरता चल रही है। अभी 2 दिन पहले आपके रिपोर्टर ने वो जो है हुड्डा साहब से पूछा कि शैलजा जी सीएम की चेहरा है, सीएम बनने की बात कर रही हैं, तो हुड्डा साहब का जवाब क्या था पत्रकारों को कि तू भी बन जा, तू भी बन जा जाके सीएम। ये तो भाषा है इन लोग की। उधर रणदीप सुरजेवाला जो खुद विधानसभा की सीट नहीं जीत सकते, वो 10 सीट लेके मांग रहे हैं, वो भी सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लोगों के लिए। तो ये लड़ाई अभी नहीं, इनके आने दीजिए, दिख जाएगा सारी चीजें। वो तो कोहराम जो कांग्रेस का दिखता है वो तो बहुत अच्छे से दिखता है, तो उसमें क्या दिक्कत है, तो वेट करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं आप आदमी पार्टी को सुन रहा था, आम आदमी पार्टी 90 सीट में सारी रैलियां हो रही हैं, हमें मुझे भैया क्या कोई सवाल नहीं है आपका सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है आप। दूसरी बात यह कि जो यहाँ पर पार्टी जो गा रहे थे बैठ के यहाँ पर कि हम 90 सीट में इतनी रैली कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, और 9 सीट जो है आप जो डिमांड कर रहे हैं वो 9 सीट की कर रहे हैं। जब 90 में जीतने वाले थे तो 9 सीट में कहाँ खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब जो है ये धौंस कांग्रेस को दिखा रहे हैं। आप दिखाइए उनको, जो मानना है मानेंगे। आपकी क्षमता होती तो कहते हैं हम अकेले लड़ेंगे, 90 सीट लड़े तो थे आप, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, लड़े तो शर्मा जी इस बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हरियाणा में मामला बिल्कुल बराबरी पर आ गया कांग्रेस और बीजेपी के बीच 5-5 का, तो आपको नहीं लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव की लड़ाई भी उतनी ही टाइट और बराबरी वाली रहने वाली है? और इसमें थोड़ी सी भी खमी या थोड़ी सी भी सर गलती होती है तो वो चूक भारी साबित हो सकती है। रोमाना जी यहाँ 2 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, मैं बाकी प्रवक्ताओं की तो बात नहीं करता। रामकृपाल जी भी बैठे हैं और रशीद जी भी बैठे हैं, दोनों बहुत सीनियर। और जब भी डिबेट होता था लोकसभा का और जब भी विधानसभा का, तो ये सबकी राय होती थी कि लोकसभा का चुनाव का परिणाम न विधानसभा को में परिणित होता है, न विधानसभा का परिणाम लोकसभा में परिणित होता है। दोनों चुनाव अलग अलग होते हैं। और ये हम जब 4 राज्य जीते अभी 2023 में, तो यही सब मिलके आप लोगों ने डिस्कशन में कहा ना कि नहीं जीतोगे आप, ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं जीतोगे। आप कह रहे हैं उससे जोड़कर यही मैं आपको कह 24 रहा का हूं चुनाव जो हरियाणा का आया है उससे जोड़कर विधानसभा को दूसरी बात, फिलहाल नहीं करना। एक सेकंड सर, मुझे जल्दी से क्विक रिएक्शंस बाकी मेहमानों के भी लेने हैं। जल्दी से एक रिएक्शन रशीद किदवई साहब के पास में जा रही हूँ। रशीद किदवई साहब, यहाँ पर बीजेपी लिस्ट के मामले में बाजी मारती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर अभी तक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही। भारी पड़ेगा सर ये देरी? देखिए भारी नहीं पड़ेगी इस तरीके की, क्योंकि 58 सीटों पर तकरीबन सिंगल कैंडिडेट की सहमति है। वो लिस्ट किसी टाइम अनाउंस हो जाएगी। कांग्रेस दरअसल आम आदमी पार्टी से समझौता इसलिए करने की चाह रहा है क्योंकि वो इंडिया अलायंस को थोड़ा ताकत पहुंचाना चाहता है, संदेश देना चाहता है कि चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हो, हर जगह के ऊपर वो साथ लेके चलेंगे। गरिमा जी, अगर इतनी सीटों पर सहमति बन गई, उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया गया, तो फिर लिस्ट जारी करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? यहाँ तो बीजेपी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। रोमाना जी, जितना समय आप सत्ता पक्ष को दे रहे हैं, कृपया करके मुझे भी थोड़ा सुन लीजिए।
हम लोग कांग्रेस के लोग गरम गरम खाकर मुंह नहीं जलाते हैं। जैसे इनके वहां हो रहा है, इन्होंने लिस्ट जारी करी, रोना पीटना आपको दिख रहा है, तो इस तरह का कुछ हमारे वहां नहीं देखने को मिलेगा। और मैं आपको 2-3 बातें, देखिए बीच में मत बोलने को बोलिए प्लीज। अब मेरा समय नहीं टोक रहा है आपको, आपकी बारी है, आराम से बोलिए। मैं बोल का नहीं, लगातार भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं। मैं आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ कि बाई इलेक्शंस में कहां से लड़े थे इनके वर्तमान मुख्यमंत्री? करनाल से। क्यों करनाल से भागना पड़ा? जब अपनी ही सीट पर संदेह है मुख्यमंत्री को, और भाजपा क्यों को मुख्यमंत्री फेस घोषित कर रही है? भाजपा, देखिए भाजपा की ये नीति जनता को समझ में नहीं आई है बिल्कुल भी, इसीलिए ये हश्र भाजपा का हुआ। जो कपड़ा बदलो इन्होंने नीति अपना रखी है। उत्तराखंड में 4 साल त्रिवेंद्र रावत को रखेंगे, फिर तीरथ को लाएंगे, 4 महीने में तीरथ को हटाकर आप धामी को बैठा देंगे। वही करा हरियाणा में, 4 साल खट्टर को झेलो झेलो झेलो, हरियाणा की जनता से कहा, और उसके बाद सैनी को लेकर आ गए। अब सैनी जी भी करनाल छोड़कर भाग गए हैं और लाड़वा पहुंच गए। इनके आप फिर बीच में बोल रहे हैं आप। फिर देखिए इनकी बुरी गति देखिए कि गुड़गांव के बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह का पब्लिक नाम बता दो, पब्लिक मुख्यमंत्री का नाम बताओ, कौन किसके नेतृत्व में बोलिए, बीच में ना बोले, हुड्डा के बीच में ना बोलिए, मेरे साथ में कराइए रामकृपाल जी को। रामकृपाल जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर गरिमा कर रही थी वो वाकई में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ना, कि ये हरियाणा है, ये गुजरात नहीं है, जिसकी मिसाल कुछ देर पहले के शर्मा जी ने दी कि हमने सब बदल दिए और वहां पर कोई कुछ नहीं बोला। ये उत्तराखंड नहीं है जहां पर आपने सब बदल दिया और वहां पर किसी ने चू तक नहीं की। यहाँ पर 9.5 साल के बाद मनोहर लाल खट्टर बदलते हैं, तब ठीक है, कोई हो हंगामा नहीं होता। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव और ये जो तब्दीलियां हो रही है, खुलकर बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है सर कि इस बार क्या बीजेपी ने टिकट बंटवारे को लेकर गलती कर दी है? देखिए, मैं वही कह रहा था, ये बात के शर्मा जी की ठीक है कि लोकसभा के परिणाम विधानसभा के परिणाम बिल्कुल अलग अलग होते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात ये भी सही है कि परसेप्शन जो होता है वो सच्चाई से ज्यादा खतरनाक होता है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि उसके बाद से सीएम की सीट बदल दी आपने। जो परसेप्शन बना हुआ है, वो परसेप्शन में कहीं ना कहीं अपोजिशन ऐसा लग रहा है कि वो नैरेटिव बना रहा है और बाकी वो आगे चल रहा है। ऑपोजिशन बनाता हुआ आप कह रहे हैं, हाँ, मेरा इतना कहना है कि कम से कम ऐसे मौके पर यह देखना चाहिए कि हमारी जो बीजेपी पार्टी है जो सत्ता में है, उसको लगना चाहिए कि जो उसकी स्थिति है उस पर कहीं से डेंट नहीं लगना चाहिए, जैसा शुरुआत होती। मैं इतना ही कह रहा हूँ। बिल्कुल। बाकी हरियाणा का चुनाव और जो नजर आ रहा है वो ये कि बीजेपी के खेमे में ज्यादा तनाव,